A very good morning, everyone, and I hope that you all celebrated Diwali very happily and safely, है ना? क्रैकर्स आप सभी ने जलाए और सब लोग सेफ हो गए। कल हम लोगों का न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं आया था फॉर द सिंपल रीजन दैट द न्यूज़पेपर वाज नॉट डिलीवर्ड yesterday because it was Diwali, तो वहां पे भी छुट्टियां होती हैं। द हिंदू में बहुत कम ही छुट्टियां होती हैं, एक छुट्टी ये भी था। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे और आज के न्यूज में बहुत अच्छा अच्छा न्यूज है ना। आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे न्यूज आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। So today is Tuesday and it's 14th of November and also celebrated as Children's Day। तो हम लोग चिल्ड्रंस डे का न्यूज़पेपर आज एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस डे। ऑलराइट, चलो। So let's begin with the first article, and it was a very beautiful article to see in the early morning, right? Why? Because the ex-Prime Minister David Cameron is into the cabinet. He has been brought into the cabinet, and Suella Braverman is out of the UK cabinet. ठीक है, अभी जो वहां के पीएम हैं, करंट पीएम ऋषि सुनक है ना, ऋषि सुनक, everyone knows him, right? What he has done some great reshuffling in the cabinet, under which he has brought in ex-Prime Minister David Cameron as Foreign Secretary. डेविड कैमरन मेरे वन ऑफ द फेवरेट पॉलिटिशियंस में है, बिकॉज जब वो वहां पे ब्रेक्सिट पे इशू पे वोट हुआ था, रेफरेंडम हुआ था। जब भी मैं रेफरेंडम क्लास में पढ़ाता हूं, मैं इनकी जिक्र जरूर करता हूं, इनका चर्चा जरूर करता हूं। तो जब ब्रेक्सिट हुआ था तो उस टाइम पे इन्होंने क्या कहा था कि रेफरेंडम कर लेते हैं, और अगर रेफरेंडम मेरे अगेंस्ट आएगा तो आई लीव द पोस्ट। एंड as soon as the referendum's result came in, it was 51:49। मतलब कि ये हार गए थे उसमें। मतलब रेफरेंडम ये हुआ था, प्रो ब्रेक्सिट हुआ था, और ये मतलब प्रो ब्रेक्सिट नहीं थे, एंटी ब्रेक्सिट थे। लेकिन प्रो ब्रेक्सिट जब रेफरेंडम आ गया, ही रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन द एथिकल बेसिस। अब आप सोच लो कि इंडिया में कोई पॉलिटिशियन ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंडम कोई अपना पोस्ट रिजाइन करेगा क्या? नो वन विल डू दैट, राइट? सो एंड व्हेन ही वाज लीविंग द ऑफिस, आई वाज लिसनिंग टू हिज लास्ट स्पीच। आई वाज प्रिपेयरिंग एट दैट टाइम फॉर यूपीएससी। तो उस टाइम पे इनके स्पीच में एक लाइन था जो मैं हमेशा हमेशा के लिए मतलब मेरे जहन में वो बैठ गया है, और वो लाइन था कि आई वॉज द फ्यूचर वंस, है ना। आई वॉज द फ्यूचर वंस। 2 महीने 3 महीने शायद हुए थे इनको ज्वाइन किए हुए, मतलब इलेक्ट होकर के ऑफिस में ये आए थे एज प्राइम मिनिस्टर, और उसके 2 महीने के विद इन ही इनको रिजाइन करना पड़ा था, विच वॉज अ ह्यूज जॉल्ट। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट वाज द न्यूज। देखो क्या है ना कि ये सुएला ब्रेवरमैन जो है ना, ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिया था एज होम सेक्रेटरी। तो इनको उन्होंने बाहर कर दिया। ठीक है, इनको उन्होंने होम सेक्रेटरीशिप से निकाल दिया, और जो करंट फॉरेन सेक्रेटरी थे ना, उनको बना दिया कि तुम भैया तुम बन जाओ होम सेक्रेटरी, चूंकि सुएला ब्रेवरमैन चले गए हैं, है ना। तो उनको भेज करके और उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी को बना दिया होम सेक्रेटरी, और जो फॉरेन सेक्रेटरी का पोजीशन वैकेंट हुआ, वहां पे उन्होंने डेविड कैमरन को बुला लिया है। समझ में आया? होम सेक्रेटरी को निकाल दिया, इसको इसकी जगह पे भेज दिया किसके? करंट फॉरेन सेक्रेटरी को। करंट फॉरेन सेक्रेटरी का पोजीशन वेकेंट हुआ, वहां पे किसको भेज दिया इन्होंने? कैमरन को। अब कैमरन ने किस तरह से ये डिसीजन लिया होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ही सिंस ही हैज डिसाइडेड, वी नीड टू रिस्पेक्ट हिज डिसीजन, राइट? और उसके बाद ये ब्रेवरमैन्स को जो निकाला गया है, वो उनके प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स की वजह से निकाला गया है। वो तो ये एंटी इमिग्रेंट्स इन्होंने स्टेटमेंट्स देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने बोली विच वॉज एन अनकॉल्ड फॉर स्टेटमेंट, राइट? और उसके बाद देखो, जब भी आप मिनिस्टर बनते हो ब्रिटेन में, तो आपको मेंबर होना चाहिए आइदर ऑफ द लोअर हाउस और ऑफ द
अपर हाउस, ठीक है। लोअर का होना चाहिए या अपर का होना चाहिए, तो लोअर में तो ये थे नहीं, ये छोड़ दिया था इन्होंने पॉलिटिक्स आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम हिज पीएमशिप। और उसके बाद ये क्या किए, तो इनको अभी अपर हाउस का मेंबर बनाया गया है, और नाउ ही हैज बिकम लॉर्ड कैमरन, ठीक है। तो ही हैज बिकम लॉर्ड कैमरन एंड ऑल्सो फॉरेन सेक्रेटरी, मतलब कि ये फॉरेन मिनिस्टर वहां पे अपॉइंट कर दिए गए हैं, ठीक है। मोर ऑन पेज 10, और वहां पे हम लोग पेज 10 पे जाकर के हम लोग देखेंगे कि पेज 10 पे क्या है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट न्यूज में क्या है, ये कह रहे हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू अ 4 मंथ लो ऑफ 4.87% इन अक्टूबर। कुछ नहीं, इस वाले न्यूज में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये चूंकि क्वार्टरली चेंज होता रहता है ना, क्वार्टरली रिजल्ट आता है, मंथली रिजल्ट आता है, हाफ ईयरली रिजल्ट आता है, तो ये ना चेंज होता रहता है। तो इन सब चीजों पे ना बहुत ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, इस न्यूज को ना बस एज अ रेफरेंस आप पढ़ सकते हो कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई आपको पॉइंट नोट डाउन करने के लिए नहीं है, बस ऐसे ही वो आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन दिख जाएगा। बेसिक इकोनॉमिक्स आपको पता होगा तो उसका एप्लीकेशन आप यहां पे देख सकते हो। बेसिक इकोनॉमिक्स आपको आना चाहिए, और उसके बाद यहां से आप अपना उसका कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सारी चीजें ना अलग अलग है। तो उसके रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन की बात करी गई है, तो ये सारी चीजें आप उसका एप्लीकेशन देख सकते हो जो भी आप बेसिक इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। उसके बाद एक और न्यूज है, वो है कि 9 डेड इन अ फायर इन हैदराबाद बिल्डिंग। अभी कॉजेस नहीं पता है फायर का, ये हम लोग देखेंगे पेज नंबर 12 में। 3 इंडियन सिटीज अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड लिस्ट, है ना। अब यहां पे देखो दिल्ली, है ना, उसके बाद मुंबई, और उसके बाद कोलकाता, ये 3 है। और किसके हिसाब से किसने ये रिपोर्ट निकाला है, तो आईक्यू एयर ने निकाला है, और वो क्या है, एक स्विस कंपनी है ना। इसका मेथोडोलॉजी वगैरह 12 पेज नंबर 12 पे ये दिया हुआ है, तो नथिंग टू बदर अबाउट, राइट। KMC leader shot dead, violence erupts in West Bengal. This is a political news. We are not supposed to study this, right? Alright. Now come on the editorial page. ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक एडिटोरियल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा आर्टिकल है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग देखेंगे। देखो क्या होता है ना कि ये एक मतलब टॉपिक है ग्रोथ डायकोटॉमी, और ये क्या है, ये स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ शोज लो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ये ना मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप देखोगे कि जीएस पेपर 3 का पार्ट है, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है जीएस पेपर 3 का। लेकिन बहुत ज्यादा मतलब उस पर अगर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, अगर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये आराम से कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में पूछ सकता है, और वो किस फॉर्म में पूछेगा वो मैं आपको इसमें बताता हूं। तो हुआ क्या है ना एक्चुअली अभी, कि अभी आईआईपी जो आया है ना, दैट हैज रोज टू 5.8%। आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको आईआईपी कहते हैं। आईआईपी होता क्या है, आईआईपी इज नथिंग बट इट शोज द चेंजेस इन ट्रेंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, कि इंडस्ट्री में प्रोडक्शन इस महीने कितना हुआ और अगले महीने कितना हुआ। अब ये ना इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मेरे ख्याल से मैं इस पे आपको करंट अफेयर्स का भी कंटेंट दूंगा, तो उसमें भी ये सारी चीजें डिटेल में रहेंगी। और ये यूपीएससी का टॉपिक भी, फेवरेट टॉपिक भी है, इस पे पीवाईक्यू भी है, प्रीवियस क्वेश्चंस भी है। तो ये क्या करता है ना कि उस पीवाई की उस इंडस्ट्री का प्रोडक्शन को ये मेजर करता है कि क्या था पिछले महीने, इस महीने क्या हुआ, और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी करता है। तो ये कह रहा है ना कि September's factory output growth was slowest in 3 months, but also marked a 2.4% drop in production levels compared to August. तो प्रोडक्शन लेवल कम हुआ है और स्लोवेस्ट रहा है ना। तो ये बेसिकली ये बहुत खराब पिक्चर दे रहा है कि आपका प्रोडक्शन अभी इंक्रीज होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात ये इसलिए है, अभी ये मतलब कॉज ऑफ कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि यहां पे बोल रहा बहुत अच्छे से कि प्रोड्यूसर्स का जो कम प्रोडक्शन, जैसे अभी पैक्ड फेस्टिव सीजन है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, छठ पूजा है,
और भी बहुत सारे पूजा, भाई दूज, ये वो, मतलब हर एक स्टेट में होता है, ऐसा नहीं सिर्फ बिहार में ही, बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में होता है। तो ये क्या है, ये फेस्टिव सीजन है, और यहां पे ना एक्सपेक्ट किया जाता है कि मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स बाय करेंगे, गुड्स को डिमांड करेंगे। बट इस बार का प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस ही नहीं किया। तो यहां पे बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन कंज्यूमर्स इंपल्सेस इज रिफ्लेक्टेड इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल्स विच वर अप जस्ट 1% and 2.7% respectively, on the top of a 5.5% plus contraction last September, है ना। तो ये प्रोड्यूसर का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का होना, ये मतलब गलत साइन है फॉर द इकोनॉमी, राइट। तो ये थोड़ा सा ये उनको मतलब हम लोग को या कंट्री को बता रहा है कि दिस इज व्हाट इज गोइंग ओवर हियर, है ना। उसके बाद ऑन द होल सितंबर्स आईआईपी टेक्स एवरेज फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ to 7.4% in the second quarter, lifting the uptick in the first half of 2023-24 to 6%, right? और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या बताना चाह रहा है, that is it is talking about the output has been more resilient in investment linked sectors such as infrastructure or construction goods and capital goods, up 12.1% and 6.7% respectively. ठीक है, तो public capex on infrastructure sectors has surely lifted the output of items such as steel or cement during the first half of the year. ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ना यहां पे दी हुई हैं, और ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है कि देखो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, है ना। ये सब चीजें आप यूज, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड सेक्टर्स, ये सब चीजें आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, है ना। गोइंग फॉरवर्ड द कैपेक्स स्पेंड्स दैट हैव बीन फ्रंट लोडेड दिस ईयर मे मॉडरेट एंड एडिशनल रेवेन्यू स्पेंड्स अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शन are likely, especially with sensitive commodities such as fuel, urea and food facing fresh volatility in the prices, है ना। तो ये सारी चीजें हैं इस वाले आर्टिकल में, इतना ही है। मतलब कि आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये राइज तो किया है, बट 4 मंथ हाई है, बट ये उतना ज्यादा हाई नहीं है जितना एक्सपेक्टेड है। एक्सपर्ट्स ने कम से कम 6 to 7% बोला था, बट 6 to 7% भी नहीं हो पाया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो स्टार्ट किया है इन्होंने, इनका बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। इसमें कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी अच्छी रहती है। एक तो ये न्यूज इन नंबर्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, है ना। न्यूज इन नंबर्स, इसमें क्या है, न्यूज इन नंबर्स में बोला कि 5,000 पीपल हैव फ्लेड म्यांमार टू मिजोरम in India following intense fighting in Myanmar's Rakhine state and Chin states. Chin states कल भी हम लोगों ने जिक्र किया था, I mean लास्ट डे परसों जब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे। चिन स्टेट कहां पे है? म्यांमार में, है ना। 2000 केसेस ऑफ फायर क्रैकर्स। सदर्न आइसलैंड में ना 900 अर्थक्वेक्स आए हैं सदर्न आइसलैंड में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। वहां पे जियोथर्मल पावर स्टेशंस भी होते हैं। पूछ देगा सदर्न और आइलैंड में, मतलब बहुत ही एम्बिगुअस मैनर में यूपीएससी आस्क्स यू द क्वेश्चन, और इसको ऑब्लिकली वहां पे मेंशन कर देगा कि वहां पे जियोथर्मल पावर स्टेशन है कि नहीं है आइसलैंड में। तो वी माइट गेट कंफ्यूज्ड विद द क्वेश्चन, राइट, if you do not know the answer completely and absolutely, right? उसके बाद क्या कहता है, द इंक्रीज इन वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स एसीए, इसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये एक बॉडी इसमें इंपॉर्टेंट है, नथिंग एल्स। उसके बाद अमाउंट इन डेट रेज्ड बाय इजराइल सिंस लेटेस्ट वॉर, तो ये हम लोग वॉर का साइड इफेक्ट के तौर पे अपने एग्जाम्पल में कोट करेंगे कि साइड इफेक्ट्स ऑफ वॉर की। हाँ ठीक है, इजराइल वॉर तो कर रहा था और अच्छा वॉर कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने गाजा को एकदम तार तार कर दिया, बट द साइड इफेक्ट्स इज दैट द डेट ऑफ इजराइल रेज्ड, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर लेंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इसका हेडिंग देख लो, कम्युनिटी राइट्स एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन,
कम्युनिटी राइट्स एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा है आर्टिकल, इसको हम लोग को समझना होगा क्योंकि ये दोनों पीटी मतलब दोनों के लिए है, पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में आएगा, है ना, और पीटी के इन्वायरमेंट वाले में आएगा, और उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज में आ जाएगा। कहां पे आएगा? गवर्नमेंट पॉलिसीज में आ जाएगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यू नो दैट, राइट? सो लेट्स सी, यहां पे सब हेडिंग हम लोग देखेंगे। सब हेडिंग जरूर देखना है, यू ऑलवेज मेंटेन दिस हैबिट ऑफ लुकिंग एट द सब हेडिंग, बिकॉज वो सब हेडिंग में बहुत सारी चीजें वो बता देते हैं। इनफैक्ट वो अपना फ्लो ऑफ द टॉपिक वो पूरा वहां पे कवर कर देते हैं। व्हाट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, एक ये बताएंगे। व्हाट डिड 31 मेंबर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी डिसाइडेड विद रिस्पेक्ट टू द अमेंडमेंट बिल टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। तो 31 मेंबर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या बोला उसके बारे में बताएंगे। एंड व्हाई डू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इंसिस्ट ऑन राइट टू कन्वर्ट फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। ये तीन चीजों का ये बेसिकली जिक्र करेंगे इस आर्टिकल में, एंड दैट टू वेरी नाइसली, है ना। उसके अलावा जो मैं एक बात बोलता रहता हूं, जो जिस्ट, ये द जिस्ट, इसको अगर आपके पास टाइम नहीं है या आर्टिकल बहुत, जैसे कि अभी आप लोग बिगिनर हो गए, अभी आप लोगों ने मान लो जस्ट स्टार्ट किया होगा, तो फिर जस्ट सिंपल सिंपल पढ़ लो जस्ट, और उसके बाद छोड़ दो। और अगर आप एक्सपर्ट हो देन यू आर सपोज टू रीड द न्यूज इन द वेरी डिटेल, राइट? तो ये जस्ट पढ़ करके भी ना आइडिया आप लगा सकते हो कि हाँ, व्हाट आर द थिंग्स दैट इज कवर्ड इन दिस आर्टिकल। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस आर्टिकल में कवर्ड है क्या क्या। बेसिकली देखो अभी क्या हुआ है ना, बेसिकली इस वाली न्यूज में हम लोग को समझना ये होगा कि अभी तक हुआ क्या क्या है, एक पिक्चर तो हमें मिलना ही चाहिए। देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है ना, ये मतलब बहुत पुराना है। इसका जर्नी जो है ना 1865 के फॉरेस्ट लॉ से हुआ था। फॉरेस्ट लॉ इन 1865 के बाद, सॉरी 1865, और उसके बाद ना बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे लॉज आए, अनलेस एक एफसीए आया 1980 में, 1980 में। उसके बाद 1980 के बाद इसका 1996 में एक जजमेंट आया गोदावरन केस का, है ना। गोदावरन केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। गोदावरन केस आया 1996 में। इसने कुछ ऐसा जजमेंट दिया जिसकी वजह से मतलब जिसकी वजह से ये चीजें और एम्फसाइज की गई और इसको मतलब कि पावरफुल किया गया, है ना। बट उसके बाद 2016 और 2017 में कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हुए, अब और 2017 में अमेंडमेंट्स, और उसके बाद अभी 2023 में अमेंडमेंट्स किया गया है। तो अब इसमें देखो दो व्यू पॉइंट्स हैं। जो व्यू पॉइंट्स हैं वो समझो, इसको पहले पूरा चीज समझने के लिए ना आपको व्यू पॉइंट्स समझना पड़ेगा। तो व्यू पॉइंट्स आर लाइक कि अब मान लो दो चीजें हैं, है ना। एक इंसान है जो कहेगा कि फॉरेस्ट कम्युनिटी जो वहां पे रहते हैं, जो डिपेंडेंट है फॉरेस्ट लैंड पे, तो उनके राइट्स को आप रिजर्व रखो, पहला चीज। उसके बाद जो दूसरा चीज आते हैं, ये सेकंड चीज जो आते हैं वो आता है कि भाई उसको रखना तो है, लेकिन क्या हम सिक्योरिटी ऑफ नेशन के कॉस्ट पे रख सकते हैं? दो चीजों में लड़ाई है। एक कह रहे हैं कि फॉरेस्ट को आप एब्सोल्यूट एंटिटी मानो, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, नो छेड़छाड़ एट ऑल, मतलब आप कुछ भी हो जाए, यू डोंट हैव टू टच द फॉरेस्ट, वन। और दूसरा कहता है, दूसरा एंड कहता है कि देश की सिक्योरिटी के लिए तो करेंगे। फॉर एन इंस्टेंस, अब मैं आप लोगों को एक इंस्टेंस देता हूं, मान लो कि बॉर्डर एरिया है, चाइना का बॉर्डर एरिया है या पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है, तो क्या होता है ना कि बॉर्डर्स पे यूजुअली जंगल्स होते हैं, वी नो दैट, राइट। अब वो जंगल्स है तो उसको आपने दे दिया है कि वो अनटचेबल एंटिटी है, आप उसको कुछ भी टच नहीं कर सकते हो। तो दूसरा चीज क्या है कि आपका जो एनिमी नेशन है, फॉर एन इंस्टेंस चाइना और मे बी पाकिस्तान, ये लोग आपके लॉ को आपसे बेहतर जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं।
अब उनको पता है कि हम फॉरेस्ट में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते हैं, फॉरेस्ट में हम कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो हमारे एक्टिविस्ट ही उस चीज को अपोज करेंगे। तो इस चीज का वो भी तो एक्सप्लॉयटेशन करेंगे ना इस वाले प्रोविजन का, कि उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर 100 किलोमीटर तक में तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उनका है ही नहीं, तो दे कैन प्ले अराउंड विद आर पॉलिसी, राइट। एक नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है हमारा, जो एटम बॉम्ब हमने बनाया तो उसमें प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का प्रोविजन रखा था कि पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुमने हम पे अटैक किया तो हम तुम्हें इस हद तक क्षति पहुंचाएंगे कि मतलब नेस्तनाबूद कर देंगे। बेसिक मतलब उसका यही है, कोर फिलॉसफी यही है कि वी विल डिस्ट्रॉय यू टू द लेवल यू कैन नॉट राइज बैक अगेन। तो अब इसका क्रिटिसिज्म ये होता है कि जब मेरे एनिमी नेशन को पता है कि ये पहले तो यूज करेगा नहीं, तो पहले यूज करेगा नहीं, तो वॉर में जब आएगा तो वो आश्वस्त होकर आएगा ना कि ये पहले नहीं करेगा अटैक, मैं चाहूं तो कर सकता हूं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि पॉलिसी का एक्सप्लॉयटेशन फॉरेस्ट जो एनिमी नेशन है वो किस तरीके से वो कर सकते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म वहां से मैं इस पे आ रहा हूं कि जब उनको पता होगा कि 100 किलोमीटर तक या 200 किलोमीटर तक of the border area, of the international border, of the line of actual control, वहां तक तो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट है मतलब कि इनका लॉ कहता है कि उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर नहीं सकते हो। तो जब उनको आना होगा तो वो तो आराम से इजीली आ जाएंगे ना, वो लोग, उन लोग को जो करना होगा मैन्यूवरिंग, वो मैन्यूवरिंग वो लोग कर सकते हैं। वी कैन नॉट कीप अ ट्रैक ऑफ दैट, राइट। तो ये सिक्योरिटी वर्सेस राइट का कंसर्न है, ठीक है ना। दूसरा है, इस दूसरा पॉइंट आता है कि एक तो आप जो कम्युनिटी वहां पे डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, उस कम्युनिटी का राइट डिपेंडेंसी उस पे, और दूसरा आ जाता है कंट्री का इकोनॉमिक गेन। फॉर एन इंस्टेंस मान लो कि कहीं पे फॉरेस्ट एरिया है और उसको क्या कहते हैं, कंपनी लगाना उस जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, इसको हम लोग, ये एक पॉइंट है। दूसरा है कि वंस अगेन राइट्स आ जाता है उनका, और सेकंड आ जाता है इकोनॉमी। यहां पे इकोनॉमी का डिस्कशन होगा, इकोनॉमिक गेन। तो इकोनॉमिक गेन, अब ये क्या होता है ना कि फॉरेस्ट ना बहुत सारे, जैसे आप जब इंडस्ट्री लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री लगाने के वक्त ना आपको बहुत सारे क्लियरेंसेस लेने होते हैं, और बहुत सारे मिनिस्ट्री से, बहुत सारे डिपार्टमेंट से आपको क्लियरेंस लेना होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट भी डिले होता है, ठीक है ना। हाईवेज नहीं बन सकता है बहुत सारे एरिया में बिकॉज ऑफ environmental concerns or the clearance that is required from the ministry। तो ये सारी चीजें ना, एक तो इकोनॉमिक गेन देखा जाए कि राइट्स देखा जाए, तो ये लोग मतलब एक दूसरा प्रोविजन ये आया है राइट्स वर्सेस इकोनॉमी का, कि इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बोल दिया है कि मतलब उसको कट कर सकते हैं, फॉरेस्ट को आप कट कर सकते हैं, बट आपको किसी और जगह पे कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन आपको करना पड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो यही सारी बातों पे इस पूरे आर्टिकल में चर्चा करी गई है। क्या चर्चा किया गया है कि यहां पे देखो, यहां पे आप देखते चलोगे, मैं आपके साथ रहूंगा, की फ्रेजेस में आपको हाईलाइट करता रहूंगा, ठीक है। जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट, राइट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2013, की फ्रेज है, एकदम याद होना चाहिए पूरा पूरा। उसके बाद ये कहता है कि कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ 1865 में, और उसके बाद यहां तक का सफर इसने देखा है, लेकिन उसके पहले, यहां पहुंचने के पहले मोर देन 15 लॉज, एक्ट्स एंड पॉलिसीज हैव बीन मेड। और वो क्या क्या है, इंटरलिंकिंग फॉरेस्ट विद लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। अब यहां पे कहता है कि इन लोगों ने ये पूरे एक्ट में, देर इज लिटिल टू नो रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज जो वहां पे रहता है इन दीज एक्ट्स, हु आर द राइटफुल इनहैबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट, हु आर राइटफुल इनहैबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट। देखो ये बहुत ही बैलेंस्ड स्टेटमेंट है, ये पूरा आप पैराग्राफ चाहो तो अपने आंसर में यूज कर सकते हो, ठीक है।
आप बिल्कुल इंडिजिनस कम्युनिटी के, कभी भी ह्यूमन लाइफ के अगेंस्ट आप अपने आंसर में बात नहीं करोगे। इंडिजिनस कम्युनिटी के राइट, फंडामेंटल राइट्स, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ह्यूमन राइट्स, इन सब के हमेशा प्रो रहोगे। This is not about like otherwise be into the services as well. When you enter the services, then as well you need to follow the same norm, right? Not only for the sake of writing it, but लिखने के लिए भी, भले ही आप इकोनॉमी को थोड़ा सा नीचे कर दो, भले ही आप सिक्योरिटी को थोड़ा सा नीचे कर दो, बट ह्यूमन राइट्स को आपको एब्सोल्यूट मान के चलना है। ह्यूमन राइट्स को आपको क्या करना है? एब्सोल्यूट मान के चलना है। ऑलराइट, उसके बाद आते हैं हम लोग कि व्हाट आर द न्यू अमेंडमेंट्स। तो न्यू अमेंडमेंट देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज और डिफोरेस्टेशन के एडवर्स इफेक्ट को टैकल करने के लिए इसका एम है, एक तो उसको टैकल करना, और उसके बाद इफेक्टिव मैनेजमेंट करना, और तीसरा क्या है? एफोरेस्टेशन करना। ये इनका एम है। दूसरा और इसका क्या एम है? वो है इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इकोनॉमिक गेन, द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट। उसके बाद ये इसके बारे में ये बात करी गई, ठीक है। द प्राइमरी मेथड यूज्ड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व्स रिमूविंग फॉरेस्ट फ्रॉम द लॉज ज्यूरिसडिक्शन। ये एक मतलब बढ़िया ही क्रिटिसिज्म है, अच्छा क्रिटिसिज्म है कि लॉ को, फॉरेस्ट को ही आप लॉ के ज्यूरिसडिक्शन से हटा दे रहे हो। ऐसा इन्होंने किया है। इन्होंने क्या किया है कि जो पहले एक डीम्ड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट था, डीम्ड फॉरेस्ट, या गोदावरन केस ने क्या किया था? गोदावरन केस ने बोला था कि प्राइवेट फॉरेस्ट जो है ना, हालांकि ये पता नहीं क्यों उन्होंने बोला था, ये तो गलत ही जजमेंट था। प्राइवेट फॉरेस्ट या किसी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का फॉरेस्ट है, उसको भी इन्होंने बोला था कि ये फॉरेस्ट के डेफिनेशन में आएगा अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। जो कि मतलब आप कैसे कह सकते हो? मान लो आई एम एन इंडिविजुअल एंड आई हैव प्लांटेड सम ट्रीज, और आप आकर के उसको बोल रहे हो कि आप उसको कट नहीं कर सकते हो, मैं बिजनेस पर्पसेस के लिए भी उसको कर सकता हूं ना। तो ऑल दोस थिंग्स आई एम नॉट वेरी श्योर कि उसको उन्होंने क्यों डाला था। उसको हालांकि चेंज कर दिया गया है। अब बोला गया है कि वो प्राइवेट वाला तो वो फॉरेस्ट के डेफिनेशन में पहली बात आएगा नहीं, ठीक है। तो ये उन्होंने कर दिया है। ऑलराइट, कोई दिक्कत? ऑलराइट, अब व्हाई वाज द अमेंडमेंट ब्रॉट इन? क्यों लाया गया ब्रॉट अमेंडमेंट? तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि गोदावरमन एक केस है, एक वो सुप्रीम कोर्ट में 1996 में आया था, और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन अकॉर्डेंस विद डिक्शनरी मीनिंग क्या किया इन्होंने? सब्सिक्वेंटली all the private forests were brought under the ambit of 1980 law, है ना। This has been subject to debate as it was argued that the legislation primarily aims to restrict forest land from being used for various non-forest purposes including the conversion of land for large scale industries। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। ये सबसे बड़ा, जो भी राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं ना, उनको इंडस्ट्री से प्रॉब्लम होती है। नो वंडर व्हाई, है ना। उसके बाद द लॉ हैज फेस्ड सिग्निफिकेंट अपोजिशन स्पेशली फ्रॉम द लैंड ओनर्स, इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन फॉर इट्स परसीव्ड एडवर्स इंपैक्ट ऑन कंट्रीज इंडस्ट्रियल progress. In other words, the need to exclude forest land from legal framework was mainly driven by requirements of the industrial classes in the country. ठीक है? It is in this context that concerns regarding Forest Conservation Act tend to resurface periodically, echoing the apprehensions of the indigenous communities and human rights activists। ठीक है, तो ये उनका एप्रीहेंशन रहा है। 31 मेंबर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गई थी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रेकमेंड किया कि इसको बिल को हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और उन्होंने फीडबैक लिया था, पब्लिक से भी फीडबैक लिया था। उसके बेसिस पे उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, और उसके बाद बिल वाज सक्सेसफुली पास्ड इन द बोथ द हाउसेस। हालांकि कुछ कुछ इसका क्रिटिसिज्म है, जैसे कि कोई कोलैबोरेटिव डिस्कशन नहीं हुआ था विद सदर्न स्टेट्स concerning matters related to their specific geographical locations। उसके बाद ओडिशा गवर्नमेंट revoked deemed forest status in the state but had to later cancel the order due to public outrage। के भाई ऐसे कैसे आप कैंसिल कर सकते हो?
ठीक है, और उसके बाद एंड cited that it is waiting for detailed rules and guidelines from the concerned central ministry. If the government were to remove forest from the purview of Forest Conservation Act, it would effectively obstruct indigenous communities from asserting their rights. आप देख सकते हो कि फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड देयर आर 2-3 पॉइंटर्स, बट from the other end there is only one argument, that is indigenous communities and their rights. ठीक है, तो ये इंडिजिनस कम्युनिटी इज अ की फ्रेज बेसिकली, आपको नहीं याद रहेगा इंडिजिनस कम्युनिटी, आपको कहीं ना कहीं इसको एक कॉपी बना लो, आप लोग एक कॉपी बना लो, उसमें सिर्फ की फ्रेजेस लिखते जाओ एंड डेली सुबह उठ करके ना उस कॉपी को देखते रहो, क्योंकि ये की फ्रेजेस ना आपके दिमाग में रन करता होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसको एग्जामिनेशन में वॉमिट आउट कर पाओगे, क्योंकि आंसर राइटिंग के टाइम पे ना जो चीजें दिमाग में होती हैं, आई स्वेयर वही सारी चीजें कॉपी में आती हैं। जब तक आप इसको एकदम इम्बाइब नहीं करोगे अपने कॉमन अपने लाइक डे टू डे लाइफ में इन सारे टर्म्स को यूज नहीं करोगे, trust me, you will not be able to use all these keywords into the answers in that prescribed 3 hours time limit. Alright, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। What happened to the stipulation of prior consent? पहले था ना कि प्रायर कंसेंट ना ट्राइबल ग्राम सभा से मैंडेटरी था, ये भी आपका की फ्रेज है, ट्राइबल ग्राम सभा, उससे प्रायर कंसेंट है ना मैंडेटरी था, लेकिन उसको ना इन्होंने चेंज कर दिया, अब वो प्रायर कंसेंट नेसेसरी नहीं है, दे रिमूव्ड द नेसेसिटी फॉर सच कंसेंट, है ना। Nevertheless, in this situation, such governments can proactively engage in specific activities within this framework through inclusion of Gram Sabha, particularly the matters of land acquisition for various purposes, by establishing state level steering committees. अब ये देखो, ये मतलब कौन स्टेट, मतलब ये स्टेट को उन्होंने प्रेरोगेटिव दे दिया कि आपके प्रेरोगेटिव में है कि अगर आप ग्राम सभा को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, तो आप उसके लिए उनको कर सकते हो स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमिटी बना करके। अब बताओ कौन स्टेट चाहेगा, कौन स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि मेरे पास पूरा एब्सोल्यूट पावर हो। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी उतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, छत्तीसगढ़ में आप कुछ कर नहीं सकते हो, मध्य प्रदेश में आप कर नहीं सकते हो, उत्तराखंड में आप कर नहीं सकते हो, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। तो ये कोई भी यही आगे यही बोलेगा कि बट न्यूमरस स्टेट गवर्नमेंट्स माइट हेजिटेट ऑन दिस एस्पेक्ट एज दे होल्ड अ प्री कॉन्सेप्ट नोशन दैट आदिवासी ग्राम सभास आर एंटी डेवलपमेंट and they fear that their decisions could hinder economically lucrative afforestation initiatives. Alright, तो ये वही वाली बात करें कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी होगी जो कि ये फॉर्म करेगी, कोई नहीं करेगा। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, राइट। कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन क्या होता है? कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। इसमें कहा जाता है कि अगर आप कहीं फॉरेस्ट लैंड पे कुछ इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए ट्रीज को अगर कट करते हैं, उसके एवज में कहीं और जाकर के आपको ट्रीज प्लांट करना होगा, लेकिन वो चीज, ये कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन इस आर्टिकल में ये कहता है कि ये नहीं हो पाता है क्योंकि लैंड उनको अप्रोप्रिएट, उतना ज्यादा लैंड नहीं मिल पाता कहीं दूसरी जगह पे। और दूसरी बात कि इस लॉ ने ये नहीं बताया कि कौन सा ट्री तुमको प्लांट करना है, तो दिस हैज बीन लेफ्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन। तो मान लो कि सागवान का ट्री लगाना चाहिए, है ना, वो क्या करेंगे, वो कुछ भी लगा देंगे, बेर लगा देंगे, आम लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई एफोरेस्टेशन हो गया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट दे हैव पॉइंटेड इट आउट, राइट। हाउ डज दिस अफेक्ट द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट? तो द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हैड नोटेबल इंपैक्ट्स in various regions such as Mendhalekha in Maharashtra, Loendi in Odisha and Malakkapara in Kerala। ये सारे जगह जो है आपको याद करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो मैच द फॉलोइंग और जियोग्राफिकल लोकेशंस वगैरह में ये सारी चीजें ये पूछ देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये बोल रहे हैं कि ये बहुत सारे नोटेबल इंपैक्ट्स आएंगे इन सारे रीजन्स में स्पेशली। एंड ये बोल रहा है कि इनिशियल एंथुजियाज्म होने के बावजूद जो है ना, इन्होंने कोई भी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट ने, किसी ने इस लॉ को इंप्लीमेंट नहीं किया है सो फार, ठीक है। ऑलराइट, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? तो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर लिया
कि ये फॉरेस्ट गवर्नेंस देखो, की फ्रेजेस देखो, सब्सटैंशियल चैलेंजेस टू फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। एक, द कॉन्सेप्ट ऑफ एफोरेस्टेशन, फाइनेंशियल इंसेंटिव टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स, फंडामेंटल आइडिया ऑफ फॉरेस्ट गवर्नेंस, है ना, डिसेंट्रलाइज्ड फॉरेस्ट गवर्नेंस, ये सारे क्या है, की फ्रेजेस हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको इस आर्टिकल से नोट डाउन करना था। ऑलराइट, सो इस आर्टिकल में इतना ही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ऑलराइट, तो अब यहां पे देखते हैं हम लोग पेज 1 से। मैंने बताया था आपको कि वहां पे हम लोग चलेंगे, तो देखेंगे पेज नंबर 10 पे, रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 4.87%, वही वाला आर्टिकल है। इसमें बहुत सारा चीज खास नहीं है, आपके लिए कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा आर्टिकल है एक्सपीएम कैमरन इन सुएला ब्रेवरमैन आउट। अब यहां पे ना इस वाले आर्टिकल, इस वाले पेज पे इन्होंने कुछ नहीं, मतलब की फ्रेजेस आप यहां से ले सकते हो। वाइटल ग्लोबल चैलेंजेस, है ना, ये सब की फ्रेजेस को ही मान करके चलते हैं। उनपे ये इस वाले पॉइंट, इन 2 पैराग्राफ्स में इन्होंने बताया है कि ये डेविड कैमरॉन ना बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रशंसक नहीं है, मतलब बहुत बड़े फॉलोअर नहीं है ऋषि सुनक के। इन्होंने 2-3 बारी ऐसा 2-3 इंस्टेंसेस रहा है जहां पे उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है, और एक ये वाला जो है ये उनपे करप्शन का एलिगेशन है ऑन डेविड कैमरन, एंड दैट इज कि उन्होंने अप्रोक्सीमेटली $10 मिलियन लिया था इन रिटर्न फॉर प्रोमोटिंग डिस्क्रेडिटेड फाइनेंस कंपनी ग्रीनसिल कैपिटल, राइट। तो ये एक उन्होंने, और उनको इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि उनके क्लोज टाइज हैं चाइनीज गवर्नमेंट के साथ। उनके पीरियड को ना यूके चाइना रिलेशन को गोल्डन एरा कहते हैं, यूके चाइना रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। और ब्रेवरमैन का, मिस ब्रेवरमैन जो है फॉर्मर होम सेक्रेटरी हो गई, उनके बारे में यहां पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए। यहां पे ये कहते हैं कि मेनी होमलेस पीपल वर लिविंग इन द टेंट्स एज अ लाइफस्टाइल चॉइस। मतलब जो होमलेस है, टेंट में रह रहे हैं, वो अपने लाइफस्टाइल चॉइस की वजह से रह रहे हैं, ये उनका चॉइस है उसमें रहना, ठीक है। असाइलम सीकर्स के लिए तो मतलब उनका बहुत ही मतलब तगड़ा वाला वो अगेंस्ट में रहती हैं, उसको क्रिटिसाइज करती हैं, ठीक है। और उसके बाद हालांकि इसके बारे में, इनके बारे में बोला गया है कि इनको जो कंजर्वेटिव पार्टी में भी जो राइट लीनिंग है वो लोग इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, और वो बेसिकली मतलब आई भी कर सकते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट, दैट इज प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, ठीक है। उसके बाद यहां पे बस कुछ नहीं, कुछ और चेंजेस जो किए गए हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है, एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द पेज 1, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट important article, 40 workers are trapped in tunnel in उत्तरकाशी, सेफ रेस्क्यू एफर्ट्स ऑन, ठीक है। अब ये वाला पढ़ो, ये वाला जब आप पढ़ोगे तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। ऑक्सीजन एंड फूड बीइंग सप्लाइड टू द वर्कर्स, मल्टी एजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन इन्वॉल्विंग एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस are underway. The trapped men have also received walkie-talkie and communicating with rescue personnel, right? अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये हुआ कहां पे, उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी में कहां पे, इसमें हम लोग को जितना जानना है उतना ही जानेंगे। वहां पे एक टनल बन रहा था, वो टनल किस पे बन रहा था, वो टनल बन रहा था चार धाम, जो वो रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है टू कनेक्ट द चार धाम, उसके ऊपर ये हुआ है ना। चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर ये टनल बन रहा था, उसके नीचे। तो वहां के बारे में इसमें बताया गया है, और ये कहां पे है, इट इज टू रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन उत्तरकाशी एंड यमुनोत्री टाउन बाय 26 किलोमीटर, उत्तरकाशी एंड यमुनोत्री टाउन, ठीक है। तो ये कितने से कम कर देगा, 26 किलोमीटर। अगर ये वाला टनल नहीं बनाया जाएगा, अगर इसके बजाय अगर हम लोग रोड का चौड़ीकरण करेंगे या रोड को ब्रॉडन करेंगे, उनको वाइडन करेंगे, तो इन दैट केस क्या होगा ना, यहां पे ये बोल रहा है कि फ्लोरा एंड फौना जो फॉरेस्ट है, जो माउंटेन पे है, वो खत्म हो जाएगा, और बहुत ही थिक कवर ऑफ रोडोडेंड्रंस है तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये टनल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो रेस्क्यू ऑपरेशन को छुड़ाया जा रहा है, ऐसा बोला गया है कि वेडनेसडे तक वहां से उनको निकाल लिया जाएगा। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इज सेंटर एक्सटेंड्स यूएपीए बैन ऑन 8 मीटी
एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये उन्होंने एक्सटेंड किया है क्योंकि ये लोग क्या बात करते हैं, ये लोग कहते हैं सेसेशन के बारे में बात करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 1 में अगर आप सेशन की बात करते हैं, सीड करना है कंट्री से, तो दैट इज completely a direct attack on the sovereignty of the nation. This is what the union government has said. Union government is of the opinion that the activities of the organizations are detrimental to India's sovereignty and इंटीग्रिटी। ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग, उन्होंने सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी पे अटैक होने की वजह से 8 मीटी ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने क्या किया है, वो बैन उनके ऊपर एक्सटेंड किया है ना। दिस इज व्हाट इज ऑल, दिस इज ऑल। और ये कहां पे कवर होगा, ये कवर हो जाएगा जीएस पेपर 3 के, जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी वाले सेक्शन में, इंटरनल सिक्योरिटी वाले सेक्शन में। और उसके बाद सॉवरेंटी पे अगर कोई क्वेश्चन आता है जीएस 1 में, सॉरी जीएस 2 में, तो वहां पे भी आप इसको कोट कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद ये वाला जो है, ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल सकते हो इसको, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में डाल सकते हो। ये बहुत सारी जगह पे आ जाएगा। ये सोशल वाले में आ जाएगा, है ना। सोशल वाला जब आप करोगे तो उसमें ये वाला आ जाएगा कि सोशल में क्या क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उस वाले में आ जाएगा। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। महुआ मोहित्रा को तृणमूल डिस्ट्रिक्ट चीफ बना दिया गया, कोई बड़ी बात नहीं है। 1400 म्यांमार सिटीजन्स टेक रिफ्यूज इन मिजोरम एंड 1 अमंग देम आर डेड, राइट। अब उसमें ये कहता है कि 1400 म्यांमार नेशनल्स टुक रेफ्यूज इन चंफई डिस्ट्रिक्ट। आपको याद रखना है, चंफई डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने वो लिया है। और उसके बाद क्यों लिया है, तो गन फाइट हुआ किसके बीच में, म्यांमार आर्मी और प्रो डेमोक्रेसी मिलिशियाज में। कहां पे, इन चिन स्टेट। ये देखो, ये स्टेट ना बार बार आ रहा है, ठीक है ना, चिन स्टेट आपको याद रख लेना है कहां पे है, इट इज इन म्यांमार। और उसके बाद क्या हुआ कि आप देखोगे कि एक उसमें से डेथ कर गया, क्यों, क्योंकि बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ कहां पे, अक्रॉस द त्याओ रिवर, मतलब उस साइड ऑफ द त्याओ रिवर। ये त्याओ रिवर देखो, इसके बारे में भी कल हमने बोला था, मैं बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा तो बोलना मत कि नहीं पता था, ठीक है। और उसके बाद ये त्याओ रिवर जो है, इट मार्क्स ऑलमोस्ट हाफ द 510 किलोमीटर बॉर्डर बिटवीन द म्यांमार एंड इंडिया, ठीक है। उसके बाद ये चंफाई जोख्तावार एक है ना, चंफाई है, ये दोनों नाम से आपको फेमिलियर होना चाहिए। कहां पे है ये, म्यांमार, सॉरी मिजोरम में है। और इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर कहीं पे आया तो हम देख लेंगे। ये एक चेंज इन स्टैंस ऑफ इंडिया आया है, और ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल कहता है, वोट्स ऑन यूएन ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस क्रिटिसाइजिंग इजराइल वर रूटीन। किसने बोला है, रेगुलर स्टैंड्स मेंटेन्ड सेज यूनियन गवर्नमेंट। देखो क्या हुआ ना कि अभी कुछ दिनों पहले ना एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, जिसमें कि मतलब इजराइल को सीज फायर के लिए बोला जा रहा था, जिसका पार्ट नहीं बना था इंडिया, वो एब्सटेन किया था वोटिंग से। इस बारी ना कुछ 6 रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं इजराइल के अगेंस्ट, और उसमें से 5 के फेवर में वोट किया है इंडिया ने, है ना, जो कि इजराइल के अगेंस्ट है ना। 5 रेजोल्यूशंस ऐसे हैं जो इजराइल के अगेंस्ट है, और उसके फेवर में कि हाँ ठीक है, सही बात है, इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, इजराइल को वैसा नहीं करना चाहिए। जबकि इजराइल के एम्बेसडर ने मना किया था। इनफैक्ट इजराइल और यूएसए दोनों ने रिक्वेस्ट किया था, अनाउंस किया था कि आप इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट करना। डिस्पाइट दैट फैक्ट इंडिया हैज वोटेड अगेंस्ट इजराइल। तो ये थोड़ा सा ना, आई थिंक एज इट हैज वेरी राइटली मेंशन्ड ओवर हियर, in India's vote in favor of most of the resolution on November 9 had led the speculation and commentary that government had another rethink on its UN voting policy, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चेंज आया है कि मतलब इंडिया अगेंस्ट इजराइल हुआ है वहां पे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको मतलब ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ये चेंज इन स्टैंस एक हुआ है ना। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही है। इसके बाद ये असेंबली पोल्स है, इसके बाद कुछ और मतलब तरह तरह की चीजें आएंगी, ठीक है। तो दैट विल बी ऑल इन टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन एनालिसिस, और हम लोग कल फिर वापस मिलेंगे
That'll be all. Thank you so very much, everyone. See you tomorrow.